गैरसैंण में आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 1,11,703 करोड़ का बजट पेश किया। यह बजट बीते साल की तुलना में 10% ज्यादा रहा। बजट का मुख्य बिंदु संतुलन पर आधारित रहा, जिसमें समावेशी विकास, आत्मनिर्भर और साथ ही नई सोच, तीव्र विकास, उन्नत गांव एवं शहर, लोक सहभागिता, आर्थिक शक्ति और न्यायपूर्ण व्यवस्था शामिल रहे। बजट में कई नई योजनाओं की भी घोषणा की गई है। अगले साल होने वाले कुंभ के लिए 1,027 करोड़ का बजट रखा गया है। विकसित भारत रोजगार गारंटी के लिए 705 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जंगली जानवरों के आतंक पर सरकार ने ध्यान रखा है और साथ ही बजट में रेस्क्यू सेंटर के लिए 19 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हरियाणा सरकार की तर्ज पर इस बार देवभूमि परिवार योजना शुरू की गई है। इसके तहत हर परिवार का एक डेटाबेस का निर्माण किया जाएगा। बजट में इसके लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सीमांत गांवों के विकास पर भी सरकार का जोर है। वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत 51 सीमांत गांवों के विकास के लिए बजट में 40 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष जी, मानव वन्य जीव संघर्ष प्रदेशवासियों के लिए एक चुनौती के रूप में उभर रहा है। इस संबंध में प्रभावितों को राहत पहुंचाने के दृष्टिगत हमने मानव वन्य जीव संघर्ष में मृत्यु होने पर मृतक परिवार को दी जाने वाली धनराशि को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया है। एक अभिनव पहल के अंतर्गत हमने कैंपा निधि के अंतर्गत पौड़ी गढ़वाल, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, उधम सिंह नगर एवं बागेश्वर में प्रति ट्रांजिट सेंटर 2 करोड़ के संभावित व्यय के आधार पर 14 करोड़ की धनराशि का प्रावधान कर रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत 51 सीमांत गांवों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। इस बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम हेतु रुपए 40 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं बजट पेश करने के बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और कहा कि बजट में युवा किसानों पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश का विकास ही बजट का मकसद है। सीएम ने कहा कि महिला और गरीबों पर भी बजट में फोकस किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,000 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले बजट से करीब 10% अधिक था। सर, इस बजट का जो आपने आधार दिया, संतुलन, एक बेहतरीन मॉडल आपने पेश किया, क्या कुछ मायने हैं सर? देखिए, संतुलन का यह है कि सभी क्षेत्र इसमें विकास के क्रम में सभी एक समान आगे बढ़ें और समावेशी विकास हो राज्य का, हर वर्ग इससे लाभान्वित हो, हर वर्ग को फायदा हो। विशेषकर युवा, किसान, महिला, नारी शक्ति, गरीब, अन्नदाता, समाज का वंचित वर्ग, ये सब आगे आए, उसका विशेष प्रावधान इस बजट में किया गया है। और नवाचारों के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया है। सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए भी किया गया है। हर एक वर्ग, चाहे मेडिकल का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र, स्वास्थ्य हो, सड़क, परिवहन। इसमें सर हम देखते हैं कि जेंडर बजट में भी आपने पिछले साल की अपेक्षा बढ़ोतरी की है और इसके साथ साथ बहुत छोटी छोटी चीजों के भी ध्यान रखा गया है कि तार बाड़ के लिए और जंगली जानवरों के रेस्क्यू सेंटर के लिए क्या कुछ है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिला शक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमारे राज्य के अंदर, राज्य की अर्थव्यवस्था को चलाने में भी है, राज्य को चलाने में भी, इसलिए हमने उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी की है। इसके अतिरिक्त जो आज बड़ी चुनौती हमारे सामने है, किसानों के सामने है, जंगली जानवरों से, आवारा पशुओं से, उसके लिए घेरबाड़ के मद में भी जो है इस बार बजट का प्रावधान किया गया है, जिससे कि किसान ठीक प्रकार से अपनी खेती कर पाएँ, अपनी सुरक्षा कर पाएँ अपनी फसल की, उसका प्रावधान है। क्योंकि हमारा अन्नदाता भारत का, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का और एक तरह से पूरा केंद्र आने वाले समय में खाद्यान्न का भारत बनने वाला है। तो उस दृष्टि से अन्नदाता हमारी प्राथमिकता है, इसलिए अन्नदाता को उसकी सुरक्षा, उसकी सहायता हमारा दायित्व भी है। इसको ध्यान में रखकर इसमें घेरबाड़ या उसकी सुरक्षा और मानव वन्य जीव संघर्ष, उसमें हमने पहले ही धनराशि बढ़ाई है। पहले 4 लाख की धनराशि होती थी, इसको 10 लाख किया है। इसी प्रकार अन्य प्रावधान भी किए गए। रेस्क्यू सेंटर भी हम खोल रहे हैं जगह जगह पर। यानी इस बजट में कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको हमने
आगे बढ़ाने का इसमें प्रावधान नहीं किया है। हर वर्ग को सहायता करने का प्रावधान किया गया और राज्य हमारा आगे बढ़े। ये दशक उत्तराखंड का दशक हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाबा के धाम से उनके शब्द निकले थे, उन शब्दों को साकार करने के लिए इस बजट को हम हर प्रकार से समावेशी बनाने के लिए काम किया गया है। थैंक यू सर। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ किया है कि जो बजट है एक समावेशी बजट सरकार ने पेश किया है। इसके साथ साथ बजट में चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। ये कहना है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौपरबात, न्यूज़ 18 गैरसैंण। बजट पेश होने के बाद में प्रदेश की राजनीति में इसे लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस बजट को प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया तो कांग्रेस ने बजट पर कई सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस का कहना है कि बजट भले ही आकार में बड़ा दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसमें महंगाई, वन्यजीव, मानव संघर्ष, रोजगार समेत प्रदेश की अन्य गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए ठोस प्रावधान नहीं किए गए हैं। वहीं सरकार के मंत्रियों का कहना है कि ये बजट प्रदेश के समग्र विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। देखिए, शब्दों की जादूगरी है और जो उम्मीद थी इस प्रदेश की जनता को निराशा मिली है। रोजगार पलायन के लिए कोई ठोस पहल इसमें दिखाई नहीं देती है। इस बजट में महंगाई को कम करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। नौजवान साथियों को रोजगार कैसे मिलेगा, इस दिशा में कोई बात नहीं कही गई है। किसानों की आय दुगना कैसे होगी, इस दिशा में कोई बात नहीं कही गई है। देवी आपदा प्रबंधन कैसे मजबूत होगा, इस दिशा में कोई बात नहीं की गई है। बहुत बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि जनमानस का भावनाओं का ध्यान रखा गया है इस बजट में। और जो उत्तराखंड की सरकार की सोच रही है कि हमेशा मातृशक्ति को सशक्त बनाना है, युवाओं को रोजगार से जोड़ना है, पशुपालकों को, मत्स्य पालकों को, हमारे कृषकों को, उनको उनकी आय दुगनी करनी है। विकसित भारत 2047 उसी को परिकल्पना को पूरा करने के लिए कि जब भारत विकसित भारत 2047 में हो तो उत्तराखंड भी एक विकसित राष्ट्र के रूप में, विकसित राज्य के रूप में उस भावना में खड़ा हो। तो उत्तराखंड विकसित उत्तराखंड एट द रेट ऑफ 2047 पर फोकस इस बजट को किया गया है। वहीं इससे पहले गैरसैंण विधानसभा में राज्यपाल गुरमीत सिंह का अभिभाषण हुआ, जिसमें राज्यपाल ने सरकार के रोड मैप को रखा। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड समृद्धि और सशक्तिकरण के पथ पर आगे बढ़ रहा है। राज्यपाल ने आगे कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में काम हो रहा है। ये कालखंड आर्थिक समृद्धि का है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। वहीं राज्यपाल ने यह भी कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार मिल रहा है, साथ ही चयन प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता लाई गई है। हमारी सरकार विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प से कार्य कर रही है। यह कालखंड आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण तथा अवस्थापना संरचना की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण के मार्ग पर पारदर्शिता के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। वहीं इससे पहले गैरसैंण पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मॉर्निंग वॉक के दौरान सबसे पहले सूर्य नमस्कार उन्होंने किया। इसके बाद में विधानसभा में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और दूसरे स्टाफ से मुलाकात करके सभी का हालचाल भी जाना, उनके साथ में काम की सराहना की। और इसके बाद में मुख्यमंत्री किचन में पहुंचकर बनाए जा रहे भोजन व्यवस्था का जायजा भी लेते दिखाई दिए। इसके बाद में उन्होंने जिम में भी समय बिताया और कुछ देर एक्सरसाइज भी की। देहरादून में सहारनपुर रोड की तरफ से आ रहा मार्बल से भरा एक ट्रक मोहब्बे वाला के पास में मुख्य हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गया। डिवाइडर के पास में पलटे इस ट्रक पलटने की वजह से टायर का फटना इसे माना जा रहा है कारण। और हालांकि गनीमत ये रही कि किसी की
जनहानि नहीं हुई है, लेकिन लोगों को काफी देर तक जाम का सामना करना पड़ा। पुलिस को मार्बल से लदा ट्रक बीच रोड से हटाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई लोग जाम के चलते काफी परेशान रहे। ये जो बड़ा ट्रॉला है, ये जैसा बताया जा रहा है तो ग्रेनेड वगैरह लेके आ रहे होंगे। तो जब यहाँ पहुंचे होंगे तो संभवतः जो अभी पता चला जैसे कि इनका टायर वगैरह फट गया था, टायर फटने की वजह से डिसबैलेंस हो गए और ये डिवाइडर के ऊपर चढ़ के ये पलट गए थे। तो इसमें अभी कोई जान या माल का ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। जो ड्राइवर हैं वो घायल हैं, उनको अस्पताल भेज दिया गया है। हरिद्वार रोड पर रविवार रात को जिस तरह से 4 गाड़ियां आपस में टकराई, अक्सर ऐसी घटनाओं में सामने आता है कि गाड़ियों के पीछे ना रिफ्लेक्टर होता है और ना ही इंडिकेटर। इसके साथ ही कई कमर्शियल गाड़ियां बहुत बुरी हालत में चल रही हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं कि अफसर और साथ ही इन्फोर्समेंट रहता कहां पर है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में छोटे गैस सिलेंडर से लेकर चरपाई तक बिछाई गई है। एक जगह से दूसरी जगह ये लोग काम के सिलसिले में इन गाड़ियों में घूमते रहते हैं। यही हाल इन मोटरसाइकिल का है, जिनको जुगाड़ की तरह चलाया जा रहा है। कोई सामान से लदा है तो कोई लोगों को भी इसी तरह ले जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये गाड़ियां सिर्फ गलियों में चल रही हैं, बल्कि हाईवे से लेकर बाजारों में ये इसी तरह फर्राटा भर रही हैं। गाड़ी में खतरा नहीं है, तुम कैसे बैठे हो? ना उनको के साथ। हाँ। इसका नंबर प्लेट है कुछ? जी क्या है? ये लगाओ। कहाँ बनवाई है? हरियाणा से शहर यूपी में ही बनवाई है। कितने साल से चला रहे हो उसे? 5-6 साल। वहीं जिन अधिकारियों के जिम्मे एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी है, उनके पास रटे रटाए बहाने हैं कि समय समय पर चेकिंग करते हैं। लेकिन जब हमारे कैमरे में एक दिन में इतने लोग कैप्चर हो गए तो जिम्मेदारों को ये तस्वीरें क्यों नहीं दिखती, इसका जवाब किसी के पास नहीं। हम लोगों ने काफी सख्त एक्शन ले रखा है ऐसी गाड़ियों पे, खासकर ट्रैक्टर ट्रॉली जो सवारी को ढो रहे हैं या यात्री कई बार उसमें यात्रा करते हैं। कई बार जो तीर्थ यात्रा करने वाले लोग भी वो भी ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ जाते हैं, वो अलाउड नहीं है। हम लोगों ने एक सख्ती की है, तो आप देखेंगे आपको रोड पे ऐसे मामले बहुत कम दिखाई देंगे। जो भी अगर ओवरलोड गाड़ी अगर चल रही है तो ऑब्वियसली बात है, उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में जगह जगह पर इसी तरह की तस्वीरें हैं और जिम्मेदार अफसर आंखें बंद करके बैठे हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। हल्द्वानी में एक बार फिर से सड़कों को चौड़ा करने का काम शुरू हो चुका है। जहां पर भी अतिक्रमण है उसे जेसीबी के जरिए तोड़ा जा रहा है। विशेष करके कालाडूंगी चौराहे से कठरिया जाने वाली रोड पर कई जगह पर इस तरह के पॉइंट हैं, जिन्हें प्रशासन हटाने में जुटा हुआ है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वो खुद ही अपना अतिक्रमण तोड़ दें। विभिन्न स्थानों पर इसमें मार्किंग की गई है। कई लोगों को नोटिस भी इश्यू किए गए हैं। जो भी लोग राजकीय भूमि पर या ऐसी नजूल भूमि जो फ्री होल्ड नहीं हुई है उस पर अतिक्रमण करके बैठे हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट डिपार्टमेंट की है वाइडनिंग के लिए वो हम लोगों के द्वारा मार्क की गई है। आप सभी से ये अनुरोध है कि सहयोग प्रदान करें, वो अतिक्रमण स्वयं हटा लें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाएं ही शोषण का शिकार होती हैं, कई पुरुष भी महिला शोषण के चलते न्याय के लिए भटक रहे हैं। देहरादून में महिला आयोग के कार्यक्रम के तहत एक पति अपनी पत्नी की शिकायत लेकर पहुंच गया। मामला इतना दिलचस्प था कि दबी जुबान पर सब हंसने लगे। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्रदेश भर में महिला आयोग अब महिलाओं की शिकायतों को लेकर जनता दरबार लगाने जा रही है। देहरादून से इसकी शुरुआत हुई। तकरीबन 25 शिकायतें महिला आयोग के पास पहुंची, लेकिन देहरादून में एक ही खास मामला भी सामने आया। दरअसल कालसी में रहने वाले मंतू दास अपनी ग्राम प्रधान के साथ अपनी पत्नी की शिकायत लेकर महिला आयोग की जन सुनवाई में पहुंच गए। पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी 1 साल पहले अपने प्रेमी के साथ उसके 4 बच्चों को लेकर चली गई, लेकिन अब भी बीच बीच में अपने पति के पास आकर परेशान करती है। मेरी घरवाली भाग गई थी दूसरे के साथ, तो हम ये चाहते हैं कि वो बार बार मुझे ब्लैकमेल कर रही, कभी कोई कुछ करे कभी कुछ करे कि तेरे को ऐसा करूंगी तेरे साथ वैसा करूंगी।
इसके बचत के लिए अपने यहाँ आए थे, थोड़ा हमें भी उसमें वो मिल जाए। शादी कब हुई थी आपकी? शादी हुई थी हमारी 16 में। 16 तब से वो साथ रहे थे, बच्चे हैं आपके? हाँ, बच्चे 4 बच्चे बच्चे कहाँ रह रहे हैं? बच्चे भी उसी के पास, बच्चे भी ले गई थी। कितने बच्चे? वहीं जन सुनवाई के दौरान लैंड फ्रॉड के भी केस ज्यादा आए। कई महिलाएं तो लैंड फ्रॉड से परेशान होकर जन सुनवाई में आई। तो महिला आयोग का कहना है कि 13 मार्च तक जन सुनवाई राज्य के कई जगह चलेगी, जिसमें या तो समस्या का तुरंत निपटारा होगा या फिर संबंधित विभाग को शिकायत भेजकर समस्या के जल्द से जल्द निपटारे की कोशिश होगी। देखिए, मैंने जमीन खरीदी थी पिछले 2025 में अप्रैल में जमीन खरीदी थी, और जैसे ही उसमें मैं भवन निर्माण का कार्य स्टार्ट किया था, उसी टाइम पे वहाँ पे थर्ड पर्सन आके बोलता है कि ये जमीन तो मेरी है। अवैध कब्जा वो अपना बता रहा है उस जमीन पे, जो कि जमीन हमने पंजीकृत तरीके से उसकी रजिस्ट्री करा रखी है। सब कुछ है हमारे पास, मेरे पास रजिस्ट्री अभी मेरे बैग में पड़ी हुई है। तो निश्चित ही है कि आज 25 केस यहाँ पे सॉर्ट आउट हुए हैं। दूसरे हमारे अन्य जिलों में भी आज से ये कार्य शुरू हो गया है, और हमारी कोशिश है कि जो महिला हम तक नहीं पहुँच पा रही है, हम उनके द्वार जाएं, उनके जनपद में जाएं। वो अगर बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है तो निश्चित ही हमारा प्रयास रहेगा कि हम उस जनपद में जाके उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करें, वो हम तक पहुँचे। राज्य में कई ऐसी महिलाएं हैं जो सालों से न्याय के लिए भटक रही हैं। उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका है। उम्मीद है कि इस जन सुनवाई से महिलाओं की समस्याओं का जल्द निपटारा होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। ईरान के सीरी पोर्ट पर हुए हमले में बागेश्वर में लोहागढ़ी निवासी कैलाश सिंह बिष्ट बाल बाल बचे हैं। कैलाश सिंह बिष्ट परिवार को बताया गया कि वह उसी पोर्ट पर काम कर रहे हैं जहां पर 7 मार्च की दोपहर मिसाइल गिरी थी और हमले में कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन कैलाश सुरक्षित है। अगले महीने कैलाश की शादी है, ऐसे में परिवार चिंतित है और परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से कैलाश को सुरक्षित भारत लाने की मांग की है। कि भाई अभी तक घर, जो कि कांटेक्ट भी पूरा हो चुका है भाई का घर आने के लिए, तो अगले माह शादी भी है अप्रैल के महीने में भाई का। तो हम सरकार से चाहते हैं कि उसको रेस्क्यू करके उनको, जितने भी वो साथी हैं, उनको सकुशल घर पहुंचाने का काम करे। खाड़ी देशों में इन दिनों हालात खराब हैं। वहीं उत्तराखंड के भी कई लोग वहां पर फंसे हैं, जिनमें से कुछ लोग वापस आए हैं और वहां की स्थिति को याद करके आज भी खौफ में आ जाते हैं। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि वहां पर आखिर क्या स्थिति है। देहरादून के दर्शन सिंह रावत 24 से 28 फरवरी तक अपने बेटे और पत्नी के साथ दुबई घूमने गए थे, लेकिन उनका ये ट्रिप 7 मार्च को जाकर पूरा हुआ। दुबई में उनकी 7 दिन की अतिरिक्त यात्रा को वो आज भी याद करके खौफ में आ जाते हैं। दर्शन सिंह बताते हैं कि उड़ती मिसाइलों से लेकर बम धमाकों की आवाज से रूह तक कांप जाती थी। सीएम धामी से भी उन्होंने दुबई से संपर्क करके मदद मांगी थी और मुख्यमंत्री की तरफ से भी एम्बेसी को कोऑर्डिनेशन कराया गया था। सबसे पहले तो भगवान का शुक्रिया, ईश्वर का शुक्रिया, और हमारे जो मित्र हैं, शुभचिंतक हैं, उनका धन्यवाद करूंगा कि वो भी लगातार फोन कर रहे थे, हौसला दे रहे थे कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा। वैसे हमने कहा सेफ तो हम हैं, लेकिन बस आने का था कि भाई इतनी दूर से आने का साधन कोई है नहीं, एक मात्र फ्लाइट है, अगर फ्लाइट ही नहीं चल रही है तो फिर कैसे आएंगे हम। तो अल्टीमेटली हम जो है वापस घर आ गए। शुक्रिया भगवान का, हमने वहां पर सब जो फ्लाइट के अंदर पूरी फ्लाइट भरी हुई थी, जितनी भी आ रही थी, भारत माता की जय के नारे और धरती को चूमने लगे। हम लोगों ने तो आंखों से देखी जब मिसाइलें, तो बस फिर फर्स्ट को तो क्या कहते हैं, इनका बर्थडे भी आता है, तो शाम को हमने कहा, अरे हम तो आज सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते हैं भाई, तुम्हारा बर्थडे वगैरह भी। वैसे तो खैर दुबई में घूम ही रहे हैं, पर तब तक शाम को 2 मिसाइलें। मैंने कहा देखा आपको मिसाइलों ने जो है हैप्पी बर्थडे बोल दिया। बस ऐसे ही फिर हमने 2-3 तारीख तक ऐसे ही काटे। वो फ्लाइटें हमारी कैंसिल होती रही। वहीं उनकी बहू बताती है कि कई बार ऐसी स्थिति आई जब उनका संपर्क अपने सास ससुर से नहीं हो पाया। रातों की नींद से लेकर दिन का चैन अपनों की सलामती की दुआ में जाता था, क्योंकि सारी फ्लाइट कैंसिलेशन के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे और मेरे को ज्यादा डर लग रहा था। मैं इनको कांटेक्ट कर करके बता रही थी कि आपकी ये वाली फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, ये वाली फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। नींद नहीं आ रही थी क्योंकि रात को मैसेजेस चेक कर रही थी मैं कि अब क्या अपडेट है दुबई में, अब क्या अपडेट है।
पता नहीं चल रहा था। और जैसे ये लोग फोन नहीं उठा रहे थे तब थोड़ा ऑर्डर लग रहा था कि फोन क्यों नहीं उठा रहे। काम से लेकर पर्यटन के लिए कई लोग दुबई या खाड़ी देशों का रुख करते हैं, लेकिन अब जब वहां ऐसी परिस्थिति में फंसे तो स्वदेश ही सबसे सुरक्षित जगह वो मान रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। चलिए अब देखते हैं पहाड़ टॉप 10। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा क्षेत्र के सोमाड़ी में पत्नी बेटे की हत्या करने वाले को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। रानीखेत के चौबटिया में भारत और जापान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का समापन हो गया है। 24 फरवरी से 8 मार्च तक ट्रेनिंग चली। उत्तरकाशी में बढ़ती रसोई गैस की कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। हाथों में खाली गैस सिलेंडर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नैनीताल पुलिस द्वारा जबरन रात में दुकानों को बंद करने का विरोध शुरू हो गया है। व्यापारियों ने कोतवाली का घेराव किया। पेंशन को बंद करने के खिलाफ पीडब्ल्यूडी के वर्क चार्ज कर्मचारी नाराज हैं। नैनीताल में कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा कूच किया है। पुलिस ने रास्ते में रोका। एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच लोगों को और ज्यादा महंगाई बढ़ने का भी डर सताने लगा है। हरिद्वार जिला कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई कार्यक्रम में 60 से ज्यादा लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं। ज्यादातर समस्याएं नगर निगम, राशन वितरण, सरकारी निर्माण कार्यों से जुड़ी हुई है। बागेश्वर में काफली गैर के लोब गांव 85 वर्षीय बिस्नूली देवी के निधन के बाद में उनकी 2 बेटियों ने मां की चिता को मुखाग्नि दी। पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित होने के बाद में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के उनके पैतृक गांव नामटी चेताबगढ़ में स्वागत हुआ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। करीब 1.5 महीने पहले हरिद्वार के पंजनहेड़ी में हुए गोलीकांड के 3 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो कनखल थाने में हंगामा खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी तरुण चौहान, अभिषेक और गौरव बीजेपी के युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं। आरोपियों के परिजनों ने थाने में पहुंचकर पुलिस पर दूसरे पक्ष के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया और नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी और पुलिस बमुश्किल आरोपियों को कोर्ट में पेश करने ले जा सकी। नहीं, आयोग पे आरोप लगा रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उसमें दिखवा लेंगे। अगर कोई इस तरह की अनियमितता होगी तो उसकी जांच कराई जाएगी। बल्कि ऐसा तो संज्ञान में नहीं आया है कि गिरफ्तारी हो रही है तो आरोप लगाया जा रहा होगा। नैनीताल जिले के रामगढ़ इलाके में इन दिनों गुलदार का आतंक देखा जा रहा है। रविवार को देर रात गुलदार ने झूतिया गांव में कई गाय को मार दिया है। यही नहीं, गुलदार गांव में लगे सीसीटीवी में भी दिखाई दे रहा है, जिससे लोग भयभीत हैं और वन विभाग से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। साथ ही इलाके में वन गश्त बढ़ाए जाने की भी मांग की गई है।